थैंक यू सो मच। तो मैं मेरा पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर कविता जाट है। मैं देवा आईटी से जुड़े हुए मुझे लगभग 2.5 साल के समथिंग हो गया है। मुझे भी वेट लॉस करना था। 25 kg मैंने यहाँ आने के बाद में फैट लॉस करा है और वेट के साथ जो मेरे हेल्थ इश्यू थे वो भी काफी कम हुए और अब तो खत्म ही हो गए। तो आज जैसा टॉपिक है जॉइंट को लेके, या कह सकते हैं कि ज्यादातर आज का टॉपिक जॉइंट से कम मैंने डिजाइन जो करा है अपनी, जो ये पीठ है ना, ये पीठ में सबसे ज्यादा जॉइंट होते हैं। रीढ़ की हड्डी हमारी, ये इसी से हमारी शरीर का पूरा स्ट्रक्चर इसी से ही बना हुआ, अन्यथा हम खड़े नहीं हो सकते यदि ये पीठ, या कह सकते हैं कि ये वर्टिब्रा यदि सही पोजीशन में नहीं है तो हम खड़े भी नहीं हो सकते। तो हेल्थ चैलेंजेस क्या आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ कम्युनिटी में होंगे या परिवार में जिनके होंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस करके डॉक्टर बोलता है यहाँ दर्द हो रहा है गर्दन में। जब उसने एमआरआई कराई या कुछ कराया तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ये क्या होता है। बहुत सारे लोग इसको रहते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि भैया पट्टा लगा के रखना पड़ेगा, गर्दन इधर से उधर भी नहीं हो सकती। तो ये क्यों होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को बैक में प्रॉब्लम होती है, बैक में दर्द शुरू हो जाता है, या स्लिप डिस्क कह सकते हैं, या साइटिका का पेन कह सकते हैं। तो ये चैलेंजेस क्यों आते हैं हमारे परिवार में, या हम लोगों को ये चैलेंजेस का सामना क्यों करना पड़ता है। आपके परिवार में भी ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसी प्रॉब्लम रही होगी। हैंड रेस सर, हैंड डाउन कर दीजिए इनका, ताकि मुझे मालूम पड़े कि हाँ मेरे टॉपिक सही है या नहीं है आज का। सभी हैंड रेस करें जिनको कुछ भी जॉइंट से संबंधित प्रॉब्लम है, क्योंकि सारे जॉइंट ही कवर होते हैं, एक जॉइंट नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी 206 हड्डियां होती हैं और जॉइंट 360 जॉइंट होते हैं। पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर उसी से ही मिलके बना हुआ था। बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार में ऐसे हो। कोई मुझे बता सकता है कि इसको समझने के लिए आज हम सिर्फ ब्रेन से लेके नीचे तक के इस पोर्शन को ही जानेंगे, तो कोई मुझे बता सकता है कि नर्वस सिस्टम क्या है। तो मैं वहां से स्टार्टिंग करूं कि मुझे पता चले कि हाँ यहाँ से हमने शुरू कर सकते। नर्वस सिस्टम क्या है, हैंड रेस करे कोई एक पर्सन बता दे कि नर्वस सिस्टम क्या है, ताकि मैं उस टॉपिक को आगे स्टार्ट कर सकूं। नर्वस सिस्टम क्या है, हमें हमारे बाहरी वातावरण से जोड़ के रखता है और हमारे शरीर को भी जोड़ के रखता है। क्या होता है ना कि ये जो हमारा ब्रेन है ना, यहाँ से बहुत सारी नर्व निकलती है। बहुत सारे नर्व, हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक ये ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से ही जुड़ के नीचे तक स्पाइनल कॉर्ड गई हुई है। ब्रेन जो है लास्ट हिस्सा नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड बना लेता है। तो इसका कवरिंग बहुत अच्छा करता है। ईश्वर ने कितना अच्छा बनाया, इसको बजा के देखो कितनी सख्त हड्डियां हैं, है ना। ये पूरा स्कल बनाया, स्कल के साथ साथ नीचे यहाँ से ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड, उसका कवरिंग क्या बनाया कि वर्टिब्रा के नाम से हम लोग जानते हैं कि यहाँ से वर्टिब्रा दी, पर वर्टिब्रा में छोटे छोटे जॉइंट दिए। छोटे छोटे जॉइंट क्यों दिए, क्योंकि मैं गर्दन को आगे कर सकूं, पीछे कर सकूं, इधर घुमा सकूं, इधर घुमा सकूं। अन्यथा क्या होता, हम लोग ऐसे स्टेचू के जैसे चलते संभव नहीं है ना, ऐसा संभव नहीं है। ईश्वर ने हमें इस तरीके से डिजाइन करके बनाया है। सबसे खूबसूरत संरचना ह्यूमन बीइंग है। तो ये जॉइंट जो है ना, ये जॉइंट इतने महत्वपूर्ण है ताकि हमारी बॉडी इसी से मूवेबल होती है। आगे लोग क्यों झुक के चलते हैं, ऐसे क्यों नहीं झुक जाते। बुढ़ापे में आगे की तरफ ही क्यों झुकते हैं, पीछे की तरफ क्यों नहीं झुक जाते। तो ऐसे कुछ बहुत सारे चीजें हैं जो हमारे लिए ईश्वर ने उस तरीके से बनाई है। क्या होता है कि बोन हड्डियां घिसने लगती तो हम आगे झुकते चले जाते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती। तो ये जो हमारा कवरिंग है ना, कवरिंग के बीच बीच में से जो जॉइंट है ना, जॉइंट के बीच बीच में से जो नर्व निकलती हैं जो कि हमारे सेंसेशन को स्पाइनल तक और ब्रेन तक लेके जाती हैं, और हमारा ब्रेन निर्णय करता है कि हमने क्या देख रहे हैं क्या नहीं। आप नहीं देख रहे, हमारी आंखें देखती हैं। हमारी आंखों से ऑप्टिक नर्व निकलती है जो ब्रेन में जाके डिसाइड करती है कि ये पर्सन, मुझे जैसे अभी प्रतिभा जी नजर आ रहे हैं, मैं स्पोर्ट्स गाइड नहीं हूँ शायद, तो ऐसा नजर आता है। तो हमारा ब्रेन निर्णय कर लेता कि ये सारी चीजें, मैंने ये पेन उठाया, इसका सेंसेशन ब्रेन तक गया कि ये क्या है। डायग्नोसिस करने का जो निर्णय है वो हमारे ब्रेन का ही होता है। तो जो
ये स्पाइन है ना, स्पाइन से स्पाइनल नर्व निकली हुई है जो हमें सेंसेशन को बताती है। बट निकलती कहाँ से है? ये जॉइंट के बीच में से। अब जॉइंट के बीच में से ये निकलती हैं, तो यदि ये जॉइंट डिफेक्टेड हो जाए तो कितनी खतरनाक कंडीशन बनती है, पैरालिसिस भी हो जाता है। आज हम इसको ही जानेंगे। सर स्लाइड दिखाते हैं। ये मेरा रिजल्ट की स्लाइड है। ये जब मैं इस सोसाइटी में आई थी तो कुछ इस तरीके की दिखा करती थी, क्योंकि बॉडी में वेट तो ज्यादा था ही सही, बट जब टेंशन स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो फेस भी ऐसा ही होते चले जाता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम खाते हैं, वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ था मेरी प्रैक्टिस के दौरान। मुझे इतना चिड़चिड़ाहट और इतनी बेचैनी रहती थी कि बॉडी में एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती थी और एकदम सुस्त ऐसे खड़ी हुई। और इसके बाद में जब मैंने इस सोसाइटी में आई और सारी चीजों को ठीक करा, लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा विशेष रोल रहता है। तो मैंने मेरी लाइफ स्टाइल को ठीक करा, 25 kg 25 किलो का फैट लॉस करा, अपनी एनर्जी स्टेमिना को बढ़ाया और आज मुझे बहुत अच्छा फीलिंग होता है। आज मैं मतलब आप लोगों के सामने गाइड कर पाती हूँ कि जो मैंने सीखा है मैं उसको, नहीं तो ये मेरे साथ ही चला जाता। जो मैंने इतनी पढ़ाई करी वो मेरे साथ ही चले जाती। मैं कोई मतलब आर्थो वाली नहीं हूँ, मैं कोई न्यूरो वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये हड्डियों वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे नर्व वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए 2 डॉक्टरों का ओपिनियन लेना पड़ता है यदि किसी को होती है तो। एक आर्थो वाले का जो हड्डी रोग विशेषज्ञ, एक न्यूरो वाले का, क्योंकि ये ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने सिर्फ पहले BEMS करा, फिर BHMS करा, PGDFC करा। अब हमारी कम्युनिटी में न्यूट्रिशन को सीख रही हूँ कि ये कैसे कैसे वर्क करता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो देखो ये वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम है कि हमारे यहाँ से जो है ब्रेन का स्पाइन से होते हुए नीचे तक जाता है, नीचे तक जाता है। और ये कवरिंग जो है, इसके ऊपर छोटे छोटे जॉइंट हैं, छोटे छोटे जॉइंट हैं। तो हमारे ब्रेन से जो निकलती है, आपने कहीं नाम सुना हो क्रेनियल नर्व, ये फेस पाल्सी हो गया, तो ये कौन सी नर्व पाल्सी होगी? फेशियल नर्व पाल्सी होगी। ऐसा कुछ सुना होगा आपने कि ये फेस लटक गया, क्योंकि ये नर्व डैमेज हो गई, ब्रेन तक सेंसेशन नहीं जा पाया, तो पैरालिसिस की कंडीशन भी आ जाती है। तो हमारे इसको समझने के लिए जो ये वर्टिब्रा है ना, तो वर्टिब्रा में कितनी हड्डियां हैं? वर्टिब्रा जो बनी होती है वो लगभग 33, लगभग क्या 100% 33 वर्टिब्रा होती हैं, और जिनसे 31 पेयर में नर्व निकलते है ना। ये जो मतलब ये जो बीच में से इतनी सारी नर्व निकल गया, कैसे डिवाइड करा गया है कि ये जो गर्दन वाली जो यहाँ से यहाँ तक की जो वर्टिब्रा है ना, तो उनको सर्वाइकल वर्टिब्रा बोला जाता है। इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर बोलता है सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई आपको, इसीलिए आपको ये दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि इससे जो नर्व निकली हुई है ना, वो हमारे यहाँ से इस पोर्शन को सप्लाई करती है। हो सकता है कि दर्द उसको यहाँ हो रहा हो डेंटॉइड में, पर नर्व यहाँ से निकल रही है, फील यहाँ हो रहा है, दर्द यहाँ हो रहा है, पर कनेक्शन उसका यहाँ से है ना। तो कितना शरीर को कैसा बनाया है ना, नर्व यहाँ सर्वाइकल वाली जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो उसमें से C1 से लेके C8 तक मतलब 8 नर्व निकलती हैं, जो सर्वाइकल के नाम से हम जानते हैं। ये गर्दन से यहाँ तक की जो नर्व हैं, उनको हम सर्वाइकल नर्व बोलते हैं। बॉडी का या स्केलेटल का जो स्ट्रक्चर है, उसको आज आप यूट्यूब पे या जो है गूगल पे देखना कि स्ट्रक्चर हमारा कैसा बना हुआ। तो पीछे से निकली और आगे आके जुड़ गई, ये रिब हो गई। रिब से निकलती बीच में से नर्व निकलती है। तो ज्यादातर थोरेसिक स्पॉन्डिलोसिस होने की संभावनाएं कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि सहारा मिल गया आगे से पीछे तक का। ज्यादातर प्रॉब्लम कहाँ आती है? नेक वाले पोर्शन में, और नेक के जो नीचे वाला लंबर वाला पोर्शन है, इसमें प्रॉब्लम आती है। क्योंकि लंबर वाला पोर्शन में हमारा एब्डोमेन आता है, एब्डोमेन को आगे से पीछे तक मसल्स कवरिंग करे हुए रहती है। ओनली हार्ड वाली एक मसल्स कवरिंग रहता है, उसमें कोई हड्डियां तो है नहीं, उसमें कोई रिब तो है नहीं। तो ज्यादातर प्रॉब्लम हमारे लंबर रीजन में आती है। तो लंबर स्पाइनल नर्व ओनली फॉर 5
वर्टिब्रा है और 5 ही उससे निकलने वाली नर्व है। इसके बाद में नीचे सैक्रल आता है। सैक्रल जो हमारे पेल्विस बोन को बनाने में हेल्प करता है। ये फिक्स्ड बोन रहती है, ये आपस में फिक्स्ड रहती है क्योंकि उसको पेल्विस वाला पोर्शन बनाना रहता है, हमारे कमर वाला पोर्शन बनाना रहता है, इसलिए ये फिक्स्ड रहती है। और नीचे एक पूंछ जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसे कॉक्लिजियल कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारा वर्टिब्रा को डिजाइन करा है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारी 31 पेयर जो है स्पाइनल नर्व है और 33 हमारी वर्टिब्रा है जो हमें इस काम को करने में सक्षम बनाती है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि देखो ये नर्व का जाल बिछा हुआ है, नर्व का जाल बिछा हुआ है। नर्व ये सर्वाइकल वाली नर्व, ये थोरेसिक वाली नर्व, ये लंबर वाली और नीचे सैक्रल और कॉक्लिजियल। अब इनके बीच में मतलब एक जॉइंट के बीच में दूसरे जॉइंट को जोड़ना है तो ये फिक्स्ड तो जोड़ना है नहीं, तो बीच में एक गादरीनुमा संरचना लगा दी जाती है। गादरीनुमा संरचना को हम कह सकते हैं कि तकिया जैसा, एक तकिया जैसा बीच में लगाया हुआ है ताकि हम मूव कर सकें आगे पीछे साइड में, हम इससे फ्लेक्सिबिलिटी आ सके। तो ये संरचना, इसके बीच में से ही नर्व निकल रही है, इसके अंदर से ही नर्व का जाल फैला हुआ है हमारे बॉडी के अंदर। तो यदि हमारी बॉडी के अंदर ये जो डिस्क है, इसको डिस्क के नाम से जानते हैं, किसी का सुना होगा ना, डिस्क प्रोलैप्स हो गया या डिस्क बल्जिंग हो गया या डिस्क हर्निया हो गया, इस टाइप की कुछ कंडीशन आती है जब हमारी लाइफ स्टाइल खराब होती है। वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगी। पर नॉर्मली डिस्क का साइज आप देखिए कि नॉर्मल एक तकिया नुमा संरचना एक हड्डी से दूसरी हड्डी के बीच में लगी हुई है। ये वर्टिब्रा को ना हिंदी में कसेरू भी बोलते हैं, किसी ने पढ़ा होगा तो ज्यादातर जो 8वीं 9वीं तक पढ़े होंगे उन लोगों को पता होगा कसेरुकाएं क्या है। वर्टिब्रा का ये दूसरा नाम है कसेरुकाएं। और डिस्क का तो मुझे हिंदी पता नहीं है, बट ये हम समझ सकते हैं कि गादी जैसी संरचना है या कह सकते हैं कि एक छोटा तकिया नुमा संरचना है। और इसका जो कवरिंग है ना, वो हड्डी जो हमारा जो वर्टिब्रा है उसके ऊपर एक कवर बना हुआ कवरिंग है, चिकना कवरिंग है, कार्टिलेज का बना हुआ रहता है। ये इसके अंदर चिकना वाला फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। जैसे बाहर ये पानी जो रहता है ना, पानी जैसी एक संरचना, चिकनी वाली संरचना रहती है, जो ब्रेन वाला फ्लूइड रहता है उसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। वो इसके अंदर भरा हुआ रहता है, बहुत चिकना रहता है, सॉफ्ट रहता है, ताकि हम मूव कर सके, इजीली कहीं भी मूव कर सके। बट क्या होता है कि जब ये चीजें खराब होने लगती है ना, ये गादी जब खराब होने लगती है ना, डीजेनरेटिव डिस्क हो जाती है। डीजेनरेटिव डिस्क का मतलब कि ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, तो ये गादी अपने आप ही घिसने लगती है, इसका क्षय होने लगता है। फिर ज्यादा यदि दिक्कत आने लगे ना तो नर्व में प्रॉब्लम आती है, बट थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हमें पता नहीं चलती। या फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो धीरे धीरे बल्ज होने लगती है। बल्ज का मतलब एक फुग्गे जैसी संरचना उसमें से निकलने लगती है और फिर अब दर्द होना शुरू हो जाता है। दर्द होना शुरू क्यों हुआ? क्योंकि अब नर्व पे प्रेशर आने लग गया। नीचे जो नर्व, उस रीजन में जो नर्व है उससे रिलेटेड तकलीफ आपको फील होने लग गई। फिर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम, यहाँ भी सुधार नहीं करा उसने अपनी लाइफ स्टाइल में, खाने पीने में, अपने पोस्चर में, तो धीरे धीरे हर्निया वाली प्रॉब्लम आती है। हर्निया का मतलब कोई भी चीज लटक जाना। लटक गई वो पहली वाली स्लाइड में। तो ये हर्निया वाली जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, हर्निया वाली पोर्शन बन जाता है। फिर इसके अलावा क्या प्रॉब्लम आती है? डिस्क धीरे धीरे थिन होने लगती, पतली होने लगती, क्योंकि फ्लूइड कम होने लगा, पानी की कमी आ गई। पानी की कमी बाहर तो दिखती है ही सही, बट अंदर जो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो ही कम हो गया, पचक गई हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का आपने नाम सुना होगा। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, रोम छिद्र हो जाते हैं, छोटा सा भी धक्का लगे तो हड्डियां अपने आप टूटने लगती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, डीजेनरेटिव आर्थराइटिस भी कहते हैं। अपने आप ही हड्डियां के अंदर का फ्लूइड कम होने लगता है, बार बार रगड़ खाने की वजह से वहां स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब ये इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं इन्फ्लामेशन हो गई। इन्फ्लामेशन का मतलब हम समझ सकते हैं कि कोई भी हमें चोट लगती है तो क्या होता है, सबसे पहले वहां दर्द होता है, दर्द फील होता है।
वहां सूजन आ जाती है। 5 साइन रहते हैं, आप नोट करें 5 साइन, तो आप भूलेंगे नहीं इन्फ्लामेशन क्या है। इन्फ्लामेशन के 5 साइन रहते हैं। पहले तो दर्द होता है, दर्द होता है, वो हिस्सा गर्म हो जाता है, वो हिस्सा लाल हो जाता है, उस हिस्से में सूजन आ जाती है और काम करना बंद कर देता है या काम करने में तकलीफ आने लगती है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के 5 साइन एक बार और नोट कर सकते हैं कि दर्द होगा, उस जगह में दर्द होगा, उस जगह में गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा, सूजन आएगी और वो हिस्सा काम करने में अनेबल हो जाएगा। अब उस हिस्से से काम नहीं हो पाएगा, तो ये इन्फ्लामेशन की कंडीशन आती है। जब ये इन्फ्लामेशन की कंडीशन आती है तब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना। और नर्व में बार बार से नेक्स्ट स्लाइड, वर्टिब्रा दिखाइए कि वर्टिब्रा कैसी होती है, हड्डी कैसी होती है। हड्डियों के बीच में एक छेद रहता है जिससे स्पाइनल नर्व गुजरती है। और ये कितनी महत्वपूर्ण नर्व होगी, आप सोचिए कि कितनी महत्वपूर्ण होगी कि जिस हिस्से की नर्व डैमेज होती है ना, ये स्लाइड में शो हो रहा है कि आपका यदि सर्वाइकल वाली, ये आप है ना, ये साइड में जो ये ह्यूमन बना हुआ है ना, ये छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इसको ध्यान से देखिए। लाल कलर का जो आदमी है, उसके यदि पहले सर्वाइकल रीजन वाले प्रॉब्लम हुई है ना, तो वो हिस्सा पैरालिसिस होने लगता है। अभी मैंने बताया इन्फ्लामेशन हो जाता है, ये नर्व के यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो आगे वो हिस्सा काम ही नहीं करता, सेंसेशन को ब्रेन तक, स्पाइन तक लेके ही नहीं जाता है, तो वो हिस्सा पैरालिसिस की कंडीशन में आ जाता है। तो हो सकता है कि चोट लगने की वजह से हो, आगे और कारणों पे हम डिस्कस करेंगे। किसी भी कारण से हो सकता है, डिस्क वाली प्रॉब्लम किसी भी कारण से आ सकती है, तो ये सर्वाइकल रीजन उसका जा सकता है, या उसके और नीचे हम जाते हैं तो थोरेसिक आता है, तो थोरेसिक में कहीं भी पैरालिसिस की कंडीशन तक आ जाती है, या हम उससे और थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो लंबर रीजन आता है, तो लंबर रीजन में कवरिंग करने वाली स्पाइन लंबर रीजन के नीचे तक जाता है, पैरों में भी तकलीफ तक आती है, क्योंकि नर्व पैरों तक जाती है। लंबर रीजन की जो नर्व रहती है ना, वो पैरों तक जाती है, तो पैरों तक में दिक्कत आती है। इवन और तो और ये जो हमारे एब्डोमेन है ना, एब्डोमेन के अंदर जो ऑर्गन्स है उनको अफेक्टेड करने लगता है, उनमें इंजरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो सर नेक्स्ट स्लाइड, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जिस हिस्से में होगा उस हिस्से में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो शुरुआत में एकदम से किसी को पैरालिसिस नहीं होता, या शुरुआत में किसी को भी एकदम से ये दिक्कतें नहीं होती, कुछ सिम्टम्स पहले से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। कैसे सिम्टम्स आते हैं, शुरुआत में यहाँ जकड़न, दर्द हल्का हल्का सा हमें फील होने लगता है, हल्की हल्की सी प्रॉब्लम्स हमें फील होने लगती है। इसके बाद में क्या होता है, मसल स्पैन हमेशा ही बना हुआ रहता है, कोई भी काम करेंगे तो हमें हमेशा ही ऐसा फील लगेगा कि यार कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। और यही सेम सिचुएशन ना हमारे जॉइंट, नी जॉइंट में भी आती है, हमारे कभी कभी एल्बो में भी प्रॉब्लम आने लगती है, कहीं ना कहीं कोई से भी जॉइंट अफेक्टेड होने लगता है। फिर हो सकता है कि आपको सीवियर दर्द वहां पर शुरू हुआ हो सकता है। देखो जब ये प्रॉब्लम्स बढ़ती है, नर्व जब कंप्रेस होती है, उसपे वो नर्व जब दबती है ना, तो इतनी खराब कंडीशन तक आ जाती है लंबर रीजन में कि उसको यूरिन के लिए भी पता नहीं चलता है कि उसको वॉशरूम जाना है या फीसिस के लिए जाना है, तो इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है जब ये नर्व पे प्रेशर आता है। लेटरिन बाथरूम में भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा उस हिस्से पे स्वेलिंग आएगी, वो तो दिक्कत तो होगी क्योंकि उसका फंक्शन बंद हो गया, वो चलने फिरने में भी अनेबल हो जाएगा यदि लंबर वाले रीजन में प्रॉब्लम है ना। सर ने मैंने बताया कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स ज्यादातर सर्वाइकल रीजन में होती है। क्यों होती है इसका भी मैंने रीजन बताया, क्योंकि वहाँ सपोर्ट कम है, आगे से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा पीछे तक के लिए, इसलिए सर्वाइकल रीजन में ज्यादातर दिक्कतें आती हैं। थोरेसिक वाले में प्रॉब्लम कम आती है क्योंकि वो रिब का सपोर्ट मिल जाता है, आगे हमारा स्टर्नम है, पीछे हमारा वर्टिब्रा है, तो उसको सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए वो ज्यादा दिक्कतें नहीं होती। पर जो हिस्सा फ्री है, नीचे लंबर वाला हिस्सा, उसमें सिर्फ मसल्स कवर करती हैं, तो वहां ज्यादातर प्रॉब्लम होने की शिकायत ज्यादा आती है, स्पेशली महिलाओं को। क्यों आती है वो भी मैं बताऊंगी। आजकल तो सभी में ही आ रही है, पुरुषों में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। अब ये साइटिका का नाम आपने सुना होगा, ये साइटिका कहाँ होती है, ये लंबर रीजन मैंने बताया था ना कि L1 से लेके L5 तक की नर्व निकलती है। ये नर्व जो निकलती हैं, इनमें L4 और L5 वाली जो वर्टिब्रा है, उसके बीच वाली जो नर्व है ना, वो
कंप्रेस होने लगती है, वो दबने लगती है। तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है? या तो स्लिप डिस्क, मैंने वो फोटो दिखाया था कि नॉर्मल कैसा है और एबनॉर्मल कैसा है। या तो वो बल्ज होने लगेगी, फुग्गे जैसा निकलने लगेगा, या हर्निया जैसा रेड कलर का दिखाई दे रहा था। हर्निया का मतलब वहां से लटक गया कुछ पोर्शन, डिस्क टूट के या ऐसी लटक गई, उसमें से जो हमारी गादी थी दो वर्टिब्रा के बीच में से वो झुक गई। सर नेक्स्ट। तो आपको हाँ देखो, ये 3 टाइप होते हैं स्लिप डिस्क के, इसको भी समझ सकते हैं कि एक तो सर्वाइकल, ये जो नर्व है ना उन्हीं को लेके बताया है कि सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है, या थोरेसिक डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है, या लंबर वाली, यही ज्यादातर होती है। नीचे वाली बोन तो फिक्स्ड है, सैक्रल बोन और कॉक्लिजियल बोन ये तो फिक्स्ड है, वो तो फिक्स है, उनमें कोई हल्ले ढुलने वाली संभावना नहीं है। डिस्क वाली प्रॉब्लम वही है जहाँ जो हिस्सा हमारा मूव करता है, जो हिस्सा हमारे ज्यादा काम करने में आता है। हमारे ज्यादा काम करने में क्या आता है? हमारी गर्दन, हम कभी भी कहीं भी कैसे भी उसको घुमा लेते हैं, झटका तक लगा लेते हैं, या हमारे बैक में कहीं भी कैसे भी उठना करना, कैसे भी ज्यादातर झुकने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है। ये नेक्स्ट स्लाइड। देखो ये डिस्क का एक डायग्राम है कि ये डिस्क यहाँ, ये जो लंबर रीजन वाली डिस्क है, इसमें ये प्रॉब्लम आई तो बैक में दर्द रहना करना, ये सारी दिक्कतें शुरू हो जाती है। नेक्स्ट। देखो ये साइटिका में क्या होता है कि जो ये साइटिका, या कह सकते हैं कि लंबर रीजन वाली जो डिस्क है ना, उससे जो ये नर्व निकल रही है L4 और L5, ये नीचे हमारा सप्लाई कहाँ तक? हमारी एड़ी तक के लिए जाती है। एड़ी तक का सेंसेशन यहाँ से आता है। यदि ये नर्व कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है, तो हमारे पाँव हिलाना भी संभव नहीं है, पाँव में पैरालिसिस की प्रॉब्लम आ सकती है, या ये एब्डोमेन में भी सप्लाई करती है, आगे भी सप्लाई होता है, पीछे भी सप्लाई होता है, नीचे भी सप्लाई होता है, तो सब तरफ ये प्रॉब्लम आ सकती है। आई होप आपके परिवार में किसी को रही होगी और उसने इलाज करवाया होगा, तो इलाज क्या है वो भी मैं बताऊंगी आगे से। नेक्स्ट। देखो ये कॉमन बात है कि ये बैक पेन कैसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि डिस्क की प्रॉब्लम से ही बैक पेन होता है। जो लोग बोलते हैं ना कि कमर में दर्द हो रहा है, तो ये ना समझे कि मुझे डिस्क वाली प्रॉब्लम हो गई इसीलिए कमर में दर्द हो रहा है। कमर दर्द के और भी बहुत सारे कारण है, जैसे किडनी स्टोन, पथरी हो गई हो उसको, तो क्योंकि किडनी वाला जो पोर्शन है ये भी लंबर रीजन करा हुआ है। अब ये मसल्स का कितना ज्यादा हैवी होना बहुत ज्यादा जरूरी, मसल्स का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी। मसल्स यदि मजबूत नहीं है, यदि उसने हैवी वेट उठाया है, तो भी हमारे डिस्क में प्रॉब्लम आ सकती है। या कोई ट्रॉमा इंजरी हुआ, चोट वोट लग गई डिस्क में, आपने देखा होगा ना कि थोड़ी सी भी चोट लगी उसकी कमर में और वो इंसान चले गया। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, हमारा स्पाइनल नर्व, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारा ब्रेन। या अभी कोरोना के बाद से बहुत सारे पेशेंट डिस्क वाले आए, या सर्वाइकल या लंबर। क्यों आए हैं? क्योंकि मोबाइल ऐसे करके देखते रहते हैं तो घंटों तक ऐसी। पोस्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यदि हमारा पोस्चर सही नहीं है तो ये डिस्क वाली प्रॉब्लम आ सकती है। या जिनका वेट ज्यादा है ना, वजन जिनका ज्यादा है, देखो वजन ज्यादा है तो जिधर वजन ज्यादा होगा तो हड्डियां उस तरफ झुकती। किसी को फ्रैक्चर हुआ होगा ना, तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर फ्रैक्चर को ठीक नहीं कर सकता है, कोई हड्डी को बांध के टाके नहीं लगा देता। डॉक्टर क्या करता है कि सिर्फ उसको सीधा करके वो पट्टा चढ़ा देता है, हड्डी अपने आप जाके जुड़ती है, अपने आप सीधी जाएगी, सीधी जाके जुड़ेगी। तो पोस्चर बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हमारा पोस्चर सही है तो ये डिस्क वाली प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और बहुत सारी चीजें अपने आप ही ठीक होने लगती है। या बहुत सारे लोग ऐसे झुके झुके काम करते हैं तो उनके बैक में प्रॉब्लम लंबर वाले रीजन में आने लगती है ना। और जो एक्टिव नहीं रहते ना, जो मतलब दिन भर बैठे बैठे रहते हैं, तो फिर प्रॉब्लम आना तय है। या डीजनरेटिव स्पाइन कंडीशन, मतलब कि हड्डियां अपने आप ही झुकने लगती हैं, अपने आप ही उनके डिस्क कमजोर होने लगे। क्यों होता है? न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण, पोषक तत्वों की कमी के कारण हड्डियों अपने आप हड्डियां घिसने लगती हैं, और हड्डियों के बीच का जो गादीनुमा संरचना मैंने बताई, उसके अंदर फ्लूइड अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है, और ये आपस में पास आ जाती है। पास आ जाती है तो झुकने करने
आने लगती हैं और वहां पर इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है। और इन्फ्लामेशन के 5 साइन मैंने बताए आपको, सबसे लास्ट वाला फंक्शन नहीं होगा उसका, है ना। सर नेक्स्ट देखो, मसल्स का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लंबर रीजन को यदि हमें सुरक्षित रखना है, खास तो देखो मैंने बताया ना, सर्वाइकल रीजन में प्रॉब्लम आती है यदि हमारा सर्वाइकल के लिए जो भी एक्सरसाइज है रेगुलर बेस पे करी जाए और रेगुलर बेस पे हमारा पोस्चर सही रखा जाए तो हमें कभी भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी। और लंबर रीजन का भी यही है, यदि हमारी मसल्स अच्छे मजबूत होंगे, एब्डोमेन से लेके पेट तक जो कवरिंग है वो मसल्स का बना हुआ रहता है, तो अंदर के जो ऑर्गन है अपनी जगह पे सही साट रहे। अन्यथा ये भी इधर उधर, इसलिए बोलते हैं ना कि गुड वाला फैट होना बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी के अंदर, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। सर नेक्स्ट स्लाइड देखो, ये सर्वाइकल के लिए देखिए आप, ये सर्वाइकल के सिम्टम्स बताएं इसमें, इस सर्वाइकल के सिम्टम्स क्या क्या आते हैं जब ये प्रॉब्लम शुरू होती है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं, किन लोगों को ये संभावनाएं होने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं, रिस्क फैक्टर बोलते हैं उनको, कि इन लोगों को ये प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा है। सर्वाइकल डिस्क या कोई सी भी डिस्क वाली जो प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम है, वो संभावना ज्यादा है। किन लोगों को? जो मोटे हैं, जिनका बीएमआई प्रॉपर नहीं, उन लोगों को डिस्क होने की, सर्वाइकल डिस्क होने की या लंबर डिस्क होने की संभावनाएं ज्यादा है। या जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते, न्यूट्रिशन मसल्स के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, ग्लूटामाइन चाहिए, इन सबको सही करने के लिए गुड वाला फैट चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे पोषक तत्वों की हमारी बॉडी के अंदर कमी है, तो ये संभावना होने की रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। जिनका प्रॉपरली लाइफ स्टाइल सही नहीं है, खाना पीना सोना, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेना, ये सारी कंडीशन है यदि है तो धीरे धीरे करके हमारे स्पाइन पे इसका असर हमें दिखाई देने लगता है। तो हमें, क्योंकि देखो हड्डियां काय की बनी, आप सोचिए ना, हड्डियां काय की बनी, हड्डियां कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये हमें चाहिए ही सही, मसल्स को प्रोटीन चाहिए ही सही, पूरे मिनरल्स हमें चाहिए, गुड वाला फैट भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी है पानी पीना, वाटर का इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? इन सबको हम कर ले और अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। सबसे जरूरी है पोस्चर। आप मोबाइल के सामने, खास तो आज रीजन यही हो गया है डिस्क वाली प्रॉब्लम, मोबाइल एक खास रीजन हो गया। मोबाइल देखिए क्योंकि जरूरी है, बट अपना पोस्चर सही रखिए, सामने रख के सीधे बैठिए, ताकि पोस्चर सही रहेगा तो ही सारी चीजें सही रह पाएगी। इसके अलावा हमें खाने में प्रॉपरली न्यूट्रिशन लेना है, मल्टीविटामिन प्रॉपर लेना। देखो विटामिन डी नहीं, यदि कैल्शियम नहीं है तो विटामिन डी बॉडी को नहीं लगेगा। मल्टीविटामिन पूरे बॉडी के अंदर नहीं है तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। विटामिन B12 का बहुत बड़ा विशेष रोल रहता है। विटामिन B12 कहाँ से मिलेगा हमारी बॉडी को? देखो ये कम्युनिटी कितनी हेल्प कर रही है, हमें सब कुछ प्रोवाइड करा रही है, सब कुछ हमें दे रही है, तो हमें डॉक्टर्स भी तो यही देते हैं। यदि आपको किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो वो क्या करता है, मल्टीविटामिन का इंजेक्शन लगाता है, या जो है ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है तो सर्जरी के लिए आपको एडवाइस करता है, सर्जरी करवाना पड़ेगी। तो सर्जरी इसके लिए क्या सही है? सर्जरी में क्या करते हैं, उस हिस्से को काट के निकाल देते हैं जो दर्द कर रहा है, बट इसके लिए ये सही नहीं है। सही ये है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए बॉडी को, क्योंकि एक जॉइंट तो है नहीं कि उसको सही कर लिया, हो सकता है बाद में उसका दूसरा जॉइंट इन्वॉल्व हो जाए। तो कारण को हमें ठीक करना पड़ेगा, प्रॉपर हमारी बॉडी में जो चीजें चाहिए वो हमें देना पड़ेगी, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से रह सके। और बीएमआई को प्रॉपरली सही करने का प्रयास सभी करें। बीएमआई यदि प्रॉपर रहेगी तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो सकती हैं। हाँ सर ने देखो एक स्लाइड और भेजी है अभी, इसमें जो मैंने अभी बताया था ना रिस्क फैक्टर में सब कुछ कवर हो गया। एक स्मोकिंग वाला और रह गया, तो स्मोकिंग वाला देखो, जब स्मोकिंग वाले बंदे को क्यों मना करा जाता है, डॉक्टर क्यों मना करते हैं? क्योंकि स्मोकिंग करने के बहुत सारे नुकसान हैं। जो लोग तंबाकू वगैरह खाते हैं उनका देखना मुंह प्रॉपर मुंह ही नहीं खुलता है अंदर से प्रॉपर ये जबड़ा तक क्लोज हो जाता है। क्या होता है कि नर्व ना कमजोर होने लगती है, स्मोकिंग अल्कोहल की वजह से नर्व अपने आप ही कमजोर होकर टूटने लगती है, घिसने लगती है। तो स्मोकिंग
बहुत ही इसीलिए मना करते हैं सभी, कोई भी परिवार में ही किसी को मना करते रहते हैं, नहीं करो नहीं करो, फिर भी हैबिट बना लेते हैं लोग। तो हमें एक एक्टिव लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है ताकि हम चीजों को ठीक से फॉलो कर सके। अब इसके लिए डॉक्टर क्या डायग्नोसिस बनाता है, यदि आप जाते हैं तो वो आपको क्या बोलता है, आप एक्सरे कराइए, सीटी स्कैन कराइए, एमआरआई कराइए, और सबसे जरूरी आप फिजिकल पे ध्यान दीजिए। फिजियोथेरेपी करवाने के लिए बोलते हैं, फिजियोथेरेपी से ठीक हो रहा है, ठीक नहीं, वो बहुत सारी चीजें लगती है। तो सबसे पहले देखो, जब भी कोई प्रॉब्लम शुरू होती है ना, जब भी कोई प्रॉब्लम शुरू होती है तो धीरे धीरे करके, एकदम से जरूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर्स की सलाह लेना। धीरे धीरे दर्द शुरू हो रहा है, देखो डॉक्टर्स किस तरीके से ट्रीटमेंट करता है, ये स्लाइड में आपको शो हो रहा है कि डॉक्टर है ना, पहले उसको आराम करने के लिए बोलता है कि आप रेस्ट करिए। रेस्ट करने से इन्फ्लामेशन की जो 5 साइन है वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। या इसके अलावा मेडिसिन देते हैं, तो मेडिसिन को हम कंटिन्यू तो ले नहीं सकते, है ना। तो आगे ये प्रोसीजर बताइए कि इंजेक्शन लगाते हैं, सर्जरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो बहुत सारी ये ट्रीटमेंट की स्टेज। क्या करना है, मैंने जो बताया, प्रॉपरली न्यूट्रिशन देना है ताकि ये इन सब का सामना ना करना पड़े आपके परिवार में, आपके आसपास, क्योंकि ये खतरनाक प्रोसीजर है, मुझे खुद को ही बहुत डर लगता है इन सब से। तो जब भी प्रॉब्लम शुरू होती है, सबसे पहले उस चीज को समझें कि कहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉपरली उस चीज का डिसाइड करें कि हमें जहाँ भी हुआ है उस पे रेस्ट प्रॉपरली दें, और उसको सिकाई करें, या हॉट से या कोल्ड से सिकाई करें। धीरे धीरे करके उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करें। देखो स्पाइन में जब भी प्रॉब्लम होती है ना, बैक में जब भी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें झुकने के लिए मना करा जाता है, तो आगे झुकने वाली एक्सरसाइज नहीं करें। जिसको भी डॉक्टर ने सलाह दी है कि आगे नहीं झुकना है, तो उसको पीछे पोस्चर वाली एक्सरसाइज है। आपको कितना अच्छा सहारा मिला है, कम्युनिटी आपको मिली है, गूगल आपको मिला है, यूट्यूब आपको मिला है। आप सर्च करिए और हैप्पी रहिए, खुश रहिए।